नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी बिहार में प्रशांत किशोर की कंबल राजनीति की, पीएम मोदी से मिले दिलजीत दोसांझ की और महाकुंभ में निकाली गई पेशवाई यात्रा की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। हिम्मत है तो सीने पर गोली मारो, एसटीएफ पर बरसे यूपी के मंत्री आशीष पटेल। एनएसयूआई ने की डीयू कॉलेज का नाम सावरकर की जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मांग। दक्षिण पश्चिमी सिक्किम में लगे भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर 3.9 रही तीव्रता। कर्नाटक बीजेपी ने ठेकेदार की मौत के मामले में राहुल खड़गे को लिखा पत्र, मांगा मंत्री प्रियंका का इस्तीफा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान, मनु भाकर, गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न। हिंदू संत कृष्णदास को जमानत नहीं मिलना दुखद, इस्कॉन ने बांग्लादेश सरकार से की अपील। मुख्तार अंसारी की जांच रिपोर्ट उसके बेटे को उपलब्ध कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया निर्देश। किसानों को पसंद नहीं आया दिलजीत दोसांझ का पीएम मोदी से मिलना, कल की थी मुलाकात। साल के दूसरे दिन भी महंगा हुआ सोना, चांदी ने भी मारी उछाल, 186 रुपए महंगा हुआ गोल्ड। शेयर बाजार में मजबूत बढ़त, सेंसेक्स 80,000 के करीब पहुंचा, निफ्टी में 446 अंकों का उछाल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। बिहार में इन दिनों बीपीएससी छात्रों का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी बीच जनसुराज नेता प्रशांत किशोर कंबल विवाद के बावजूद छात्रों के आंदोलन से जुड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को लेकर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव का भी सपोर्ट हासिल है। आंदोलनकारी छात्र बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने परीक्षा रद्द तो की है, लेकिन सिर्फ एक सेंटर की, और अपडेट यह है कि वहां 4 जनवरी को दोबारा परीक्षा होने जा रही है। आंदोलन कर रहे छात्रों पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज से पहले मौके से रफू चक्कर होने जाने और कंबल देने के लिए धौंस जमाने को लेकर निशाने पर आए प्रशांत किशोर जैसे तैसे विवादों से थोड़े उभरे हुए लग रहे हैं और अब वो छात्रों के साथ धरना पर बैठने वाले हैं, जिसकी घोषणा प्रशांत किशोर ने पहले ही कर रखी है। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार को छात्रों की मांगे पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है। छात्रों के आंदोलन के बहाने प्रशांत किशोर फिलहाल तो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जनसुराज अभियान की शुरुआत से ही वो तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताते हुए निशाना बनाते रहे। ध्यान देने वाली बात यह है कि तेजस्वी को होने वाले नुकसान का सीधा मतलब बीजेपी को फायदा ही होता है। बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव में फायदा मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशांत किशोर की मुहिम का असर कितना हो पाता है। प्रशांत किशोर शुरू से ही गांव-गांव पहुंचकर बिहार के लोगों को बता रहे हैं कि कैसे लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकारों में उनको सिर्फ ठगा गया है। प्रशांत किशोर लोगों को समझाते आ रहे हैं कि नेताओं ने जो भी किया सिर्फ अपने फायदे के लिए किया, बिहार के लोगों के बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। कहने को तो प्रशांत किशोर लोगों से यही कहते हैं कि वे जनसुराज की सरकार बनवाएं। प्रशांत किशोर खुद भले ही कंबल का एहसान जताकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हों, लेकिन उनके अभियान का फायदा बीजेपी को तो कुछ ना कुछ मिल ही सकता है। हालांकि बीजेपी फायदा तो उठा ही लेगी, लेकिन कितना, अभी सबसे बड़ा सवाल यही है। बता दें 2022 में नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर चले जाने के बाद अमित शाह ने कहा था कि 2025 में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा और तब ये भी बताया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर देगी। लेकिन 2024 में नीतीश कुमार के फिर से लौट आने के कारण सारी चीजें बदल गई। हाल ही में अमित शाह ने बिहार में भी महाराष्ट्र फॉर्मूला लागू करने के संकेत दिए थे, लेकिन नीतीश कुमार के दबाव बनाने पर बिहार बीजेपी की तरफ से बोल दिया गया है कि नीतीश ही एनडीए के नेता रहेंगे। फर्क बस ये है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड का फैसला आना भी बाकी है। खैर, रुक करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। बीते दिन सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी हलचल पंजाबी सिंगर और बॉलीवुड एक्टर दिलजीत दोसांझ के पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचने को लेकर रही। एक्स पर देश के लोग 2 भागों में बटे हुए हैं। एक तरफ मोदी समर्थक तो दूसरे हैं मोदी विरोधी, जो खुद को लिबरल समझते हैं। उन्हें मोदी की तारीफ करने वाले लोग मोदी भक्त नजर आते हैं। पर बुधवार को 2025 के पहले दिन दिलजीत और पीएम मोदी का गले लगना दोनों ही पक्षों को निराश कर गया। किसान आंदोलन के समय दिलजीत मोदी सरकार के मुखर विरोधी बन गए थे।
बॉलीवुड अभिनेत्री और अब बीजेपी सांसद बन चुकी कंगना रनौत से हुई उनकी बहस को आज भी याद किया जाता है। बीच में एक ऐसा वक्त भी आया जब कुछ लोगों ने उन्हें खालिस्तानी और डीप स्टेट का एजेंट तक कहा। वहीं अब अचानक उनके पीएम के घर पहुंचने से उनके समर्थकों को भी धक्का लगा है कि दिलजीत का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। इधर मोदी समर्थकों में भी बेचैनी थी ये जानने की कि उन्हें दिलजीत को मुलाकात के लिए वक्त देने की क्या जरूरत थी। फिलहाल दिलजीत के लिए तो हर तरह से फायदे ही फायदे हैं। ट्विटर पर खुद को राष्ट्रभक्त कहने वाले हैंडल्स के ग्रुप किसी भी फिल्म को हिट करवाने और फ्लॉप तक करवाने की हैसियत रखते हैं। जाहिर है कि अब दिलजीत को भी इनका सपोर्ट मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है कि दिलजीत का शो तमाम विरोधों के बावजूद पूरे देश में हिट रहा है। पर अगर थोड़ा और समर्थन बढ़ता है तो इसमें बुराई क्या है। इसके साथ ही कौन नहीं चाहता सरकार उनके साथ हो। सरकार के साथ होने के तमाम और भी फायदे होते हैं, जिसमें इनकम टैक्स से लेकर स्थानीय प्रशासन तक का सहयोग मिलना होता है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाकुंभ 2025 की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। 13 जनवरी को कुंभ मेले का शुभारंभ हो जाएगा। इसी बीच 1 जनवरी से मेला क्षेत्र में छावनी प्रवेश का सिलसिला शुरू हो गया है। धूमधाम के साथ अखाड़े के साधु संत मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। नए साल के पहले दिन श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा की पेशवाई यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जमकर पुष्प वर्षा की और भगवान भोलेनाथ के जयकारे के साथ साधु संतों का भव्य स्वागत किया गया। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के शोभा यात्रा में भारतीय सनातन संस्कृति की झलक देखने को मिली। सड़क के दोनों ओर हजारों श्रद्धालु हाथ जोड़े नागा साधु और उनकी सेना का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शोभा यात्रा उनके पास से गुजरी, उन्होंने जय घोष के नारे लगाए और साधु संतों से आशीर्वाद लिया। अखाड़े की शोभा यात्रा में सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही थी। इस दौरान कई नागा साधु अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं कई घोड़े पर सवार होकर श्रद्धालुओं को आशीष दे रहे थे। बता दें कि छावनी प्रवेश यात्रा सदियों पुरानी परंपरा है, जिससे साधुओं ने अभी तक सहेज कर रखा है। बता दें कि महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जो हर 12 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। इसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर आकर स्नान करते हैं। इस मेले के महत्व को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती हैं। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार। 10 सालों में रेप के 3.6 लाख केस। 99% रेप के मामले नहीं हो पाते हैं दर्ज। 100 में से सिर्फ 27 दोषियों को सजा। साल 2022 में प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ रेप के 34 मामले। ये पंक्तियां बेशक आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं, लेकिन ये हम नहीं कह रहे। ये जो भी अभी आपने पढ़ा, ये आप आंकड़ों और रिपोर्ट्स के आधार पर देख सकते हैं। हाल ही में कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसके बाद पिछले कुछ दिनों में और भी कई रेप के मामले सामने आए हैं। इससे पहले साल 2012 में निर्भया के साथ चलती बस में हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कुछ ऐसे मामले हैं जो चर्चा में आए और पूरे देश में इनके खिलाफ रोष साफ नजर आया। लेकिन असल में आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जी हां, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा बताता है कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ना जाने कितने रेप के मामले सामने आए हैं, कितने मामले रिपोर्ट ही नहीं हो पाए, कितने मामलों में आज तक पीड़िता इंसाफ का इंतजार कर रही है और कितने मामलों में उन्हें इंसाफ की गुहार लगाने से भी रोका गया। बता दें, साल 2012 में निर्भया केस के बाद रेप के मामलों में कई कानून बदले गए। इस दिल दहलाने वाले मामले के बाद कानून कड़े हुए और सुनवाई भी जल्दी करने पर जोर दिया गया। सभी को लगा कि शायद कड़े कानूनों के बाद अब रेप के मामले कम होंगे, लेकिन ये कहने में मेरा दिल भी टूट रहा है कि रेप के मामले कम नहीं हुए बल्कि और बढ़ते गए। साल 2013 में ही रेप के 33,707 मामले दर्ज किए गए। बाकी सभी आंकड़े आपने देखे। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार हर एक घंटे में 3 से 4 महिलाएं रेप का शिकार हो रही हैं। यहां सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रेप के 100 मामलों में से केवल 27 आरोपियों को ही सजा मिल पाती है। बाकी मामलों में दोष साबित नहीं हो पाता और आरोपी को बरी कर दिया जाता है। पिछले 10 सालों में
रेप के लगभग 3.5 लाख मामले दर्ज किए गए। सोचने की बात यह भी है कि बलात्कार के साथ हत्या के कई मामले साक्ष्य न मिल पाने के कारण बंद कर दिए गए। एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि रेप के ज्यादातर मामले सामने ही नहीं आ पाते और इनमें केस दर्ज नहीं हो पाता। कई बार इसके पीछे समाज का दबाव, बदनामी का डर और भी कई कारण होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है कि आखिर ये घटनाएं कैसे रुकेंगी। इन मामलों में बेशक सजा जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी समाज की सोच को बदलना है। महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध तभी रुकेंगे जब हम महिलाओं का सम्मान करना सीखेंगे। शायद सच्ची आजादी भी वही होगी जब महिलाएं बिना डर और रोक टोक के बेबाक अपनी जिंदगी जी पाएंगी। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।